नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। 18 अप्रैल शनिवार का दिन और दिन में जैसे ही खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार रात्रि 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं की जाने लगी कि जो अमेरिका, ईरान और इजराइल में युद्ध के जो हालात हालांकि अभी थमे हुए हैं, तो क्या उसको लेकर कोई घोषणा की जाएगी, कोई राहत प्रदान की जाएगी, अलग अलग बातें की जाने लगी। लेकिन आखिरकार जिसको लेकर संभावना व्यक्त की जा रही थी वही चर्चा हुई, यानी कि महिला अधिनियम को लेकर जिस तरह संसद में स्थिति बनी और तो 3 विधेयक जो प्रस्तुत किए गए थे संशोधन के बाद वह पारित नहीं हो पाए क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। और अब ये चर्चा होने लगी कि ये तो भाजपा को भी पता था कि 2/3 बहुमत इस विधेयक के लिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इतने प्रगाढ़ और मधुर संबंध नहीं है कि यह विधेयक पारित हो जाता और सांसदों का इतना समर्थन मिल जाता जितना कि भाजपा सोचकर चल रही थी। तो जब भाजपा को पता था कि समर्थन नहीं मिलेगा, विधेयक पारित नहीं हो पाएगा, तो फिर आखिरकार यह विधेयक क्यों लाया गया, इसके लिए यह सत्र क्यों बुलाया गया। कई जनों का अब इसको लेकर यह भी मानना है कि जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल एवं अन्य स्थानों पर, उसको लेकर भाजपा को लग रहा था कि गिर भी जाता है तो भी फायदा, पारित हो जाता तो भी फायदा, और उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। लेकिन भाजपा के ही कई नेता हैं जो कि इस विधेयक के पारित नहीं होने पर मन ही मन खुश है। दरअसल यह विधेयक यदि पारित हो जाता तो जो परिसीमन की जो बात कही जा रही है वह भी लागू हो जाती 2028 से राजस्थान में और 2029 से लोकसभा में, यानी कि देश में चुनाव होने। यदि 2028 में जो कि विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने तो परिसीमन के बाद काफी स्थिति बदल जाती। कई विधायकों को लग रहा था कि उनकी सीट रह पाएगी या नहीं, आरक्षित हो जाएगी, क्या क्या होगा इस परिसीमन के बाद। लेकिन अब वह राहत की सांस ले रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक भी इस पर चर्चा होती रहेगी। हालांकि यह राष्ट्र का मैटर है और राष्ट्र के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चैनल इसके लिए आपस में चर्चा करने के लिए, डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा आरंभ हो गया है और माना जा रहा है कि इस दूसरे पखवाड़े में चित्तौड़गढ़ में गर्मी काफी अधिक यौवन पर रहेगी। 45 डिग्री से भी अधिक तापमान जा सकता है। लोगों की दैनिक जीवनचर्या बदल चुकी है। इस भीषण गर्मी के हम आपको 2 ग्रुप बताते हैं। भीषण गर्मी में यदि लोगों को और तेज धूप के बीच 2 बूंद यदि पानी मिल जाती है तो लोग काफी अधिक सुकून महसूस करते हैं। गर्मी में लोग कहीं भी जाते हैं, लोग पूछते हैं क्या चाय चलेगा या ठंडा, तो हर किसी की जवाब पर यही होता है कि चाय और ठंडा नहीं, केवल 2 बूंद पानी मिल जाए तो सबसे अच्छा है। और आप कल्पना करें कि इस भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन कई ट्रेनें गुजरती है। भीषण जब गर्मी होती है दोपहर के समय, उस समय भी ट्रेनें गुजरती है और बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि कब अगला स्टेशन आएगा और उन्हें पानी मिल जाए। लेकिन पानी तो दूर, चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर जब ये ट्रेनें पहुंचती है और उन्हें ठंडे पानी की सेवा करते हुए एक नहीं बल्कि कई लोग दिखाई देते हैं और बड़े प्यार और आदर के साथ पूछते हैं पानी दे दें, पानी दे दें। और यही नहीं, न केवल उनके यात्रियों की प्यास बुझाते हैं बल्कि उनके जो भी बर्तन होते हैं उसमें पानी भरने का काम गत कई समय से एक संस्था द्वारा किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि इस संस्था में कई उम्र दराज के लोग भी शामिल हैं जो कि निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, जिनका कहना है कि लोगों की जब प्यास बुझती है तो उन्हें मन में काफी अधिक सुकून मिलता है और इसी कारण वह कई समय से इस काम में लगे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में
धीरे धीरे गर्मी परवान चढ़ती जा रही है और इस भीषण गर्मी एवं तेज धूप के कारण न केवल आम आदमी बल्कि जानवर भी परेशान हैं और इस परेशानी के बीच यदि पानी की 2 बूंद चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो उन्हें यदि मिल जाती है तो काफ़ी अधिक सुकून और राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि यही वह पानी है जो कि गर्मी के दिनों में लोगों को हर समय इसकी तलाश रहती है। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन पर मानव जल सेवा संस्थान द्वारा गत कई वर्षों से इसी जल सेवा की दृष्टि से काम किया जा रहा है। एक ऐसा पुनीत कार्य जिसमें यात्रियों की न केवल प्यास बुझाई जाती है प्रति वर्ष, बल्कि गर्मी के जो दिन होते हैं खास तौर पर मार्च से लेकर जून एवं जुलाई के पहले पखवाड़े तक, उस दौरान बड़ी संख्या में पानी की केन के माध्यम से यात्रियों की न केवल प्यास बुझाई जाती है बल्कि यात्री अपने साथ चाहे पानी के कितने ही बर्तन खाली बोतल लेकर आ जाए, उसकी यहाँ जो बर्तन होते हैं उन्हें कभी निराश नहीं लौटाया जाता है और न ही इसके लिए इनकार किया जाता है। और इसी कारण जो रेलवे स्टेशन पर जो विभिन्न खाने पीने की जो कैंटीन है वहाँ पानी की बिक्री भी कम हो गई है, क्योंकि न केवल इस संस्था द्वारा शीतल पेय यात्रियों को उपलब्ध करवाया जाता है बल्कि आरओ का पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए रेलवे स्टेशन पर ही इनके द्वारा आरओ का एक प्लांट लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उम्र दराज के लोगों के साथ ही कई महिलाएं भी शामिल है जो कि अपना समय निकालकर यहाँ रेलवे स्टेशन पर गर्मी के इन दिनों में आती है और इन लोगों का कहना है बस यात्री अपनी प्यास बुझाते हैं, इसी से उन्हें काफ़ी अधिक सुकून मिल पाता है। एवं धीरे धीरे करते इस संस्था के सदस्यों की संख्या भी काफ़ी अधिक बढ़ गई है, जो कि इस कार्य के लिए आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। ये गाड़ी ये क्या नाम आपका? चंपालाल चौबीसा करके है। चंपालाल जी, हम देख रहे हैं कि गत कई वर्षों से ये मानव सेवा की जा रही है, पेयजल की सेवा। गर्मी का दिन आता है, काफ़ी अधिक भीड़ यहाँ हो जाती है। किस तरह की ये सेवा की जा रही है और प्रतिदिन कितनी जो है आपकी जो पानी की जो केन है ये उपयोग में गर्मी के दिनों में लाई जा रही है? ये अभी देखो कम से कम 300-350 कैनें रोज़ की गर्मी में उठ जाती है। चारों प्लेटफॉर्म पर ये सेवा निरंतर की जा रही है और 60+ यानी कि सब ये एजेड आदमी हमारी साथ में है और वो सेवाएँ निःशुल्क सेवाएँ दे रहे हैं। और महिलाएं भी जुड़ी हुई है? महिला भी जुड़ी हुई है, वो भी 60+ सभी आती है शाम को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन के टाइम में आ जाती है और अपनी सेवाएं दे रही है। और इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्रतिदिन आप जो लोग हैं क्या समय क्या रहता है ये अपनी सुविधा के लिए, जैसे ट्रेन का टाइम रहता है उसके अनुसार अपनी सुविधा के लिए आ जाते हैं हम और 2 ट्रेन 3 ट्रेन निकाल करके चले जाते हैं। फिर दूसरी ट्रेन आती है तो दूसरे व्यक्ति उनके अनुसार वो आ जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा टाइम दे करके फिर निकल जाते हैं। हम देख रहे हैं कि एक और तो आप पानी पिला रहे हैं लोगों को, इस शीतल पेय पिला रहे हैं, दूसरी ओर हम आप देख रहे हैं पानी की आपके साथ में ये केन भी है। तो ये जो केन है इसका उपयोग क्या होता है यहाँ पे? इस केन का उपयोग केवल पानी की व्यवस्था इधर से उधर लाना और पानी ठंडा रहे, ऐसे ये व्यवस्था है हमारी, पानी ठंडा रहे जल। हाँ, सबको सुविधा मिले पानी की, ठंडे पानी की सुविधा। जल सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। सबसे बड़ी सेवा। तो किस तरह का आप सुकून जो है महसूस करते हैं? ये मन खुश हो जाता है, जल सेवा से मन बहुत खुश होता है। बस ये कहना चाहता हूँ, आप सभी सेवा करो और इसका सहयोग करो और मन खुश रखो और खुश हो जाओ, ये हमारी आखिरी सेवा। आप भी कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, कभी ऐसा दिन आया इतने सालों में कि यात्री काफ़ी हो, भीड़ काफ़ी हो और आपके पास पानी खत्म हो गया हो? कभी ऐसा दिन आया? वैसे तो ऐसा रहता नहीं है, फिर भी हम कोशिश ये रखते हैं मैक्सिमम कि हमारे प्लांट से तुरंत मंगवा लेते हैं वापस, और मतलब इतना भी ज़रूरत होता तो वैसे एक्स्ट्रा रखते हैं हम तो। एक्स्ट्रा कैन आप रखते हैं? जी। और लगभग कितने इसमें सदस्य जुड़े होंगे? कम से कम 70-80 सेवादारी हैं हमारे पास, जी हाँ, महिला और पुरुष मिला के। और हम देखते हैं कि कई बार जो है ट्रेन के अंदर भी आप जाके यात्रियों को जो है वहाँ पानी उपलब्ध कराते हैं। ये सुविधा अनुसार
मान लो व्यक्ति अगर ज़्यादा आ जाते हैं हम ट्रॉली लेकर के पानी डिब्बे डिब्बे में घूम जाते हैं, सबकी सेवा के लिए घूम जाते हैं पानी के लिए। यहाँ तो काउंटर लगा कर खड़े ही हैं और व्यक्ति और हमारे साथ और व्यक्ति आ जाते हैं तो ट्रॉली लेकर साथ साथ घूम जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप जब निःशुल्क पानी उपलब्ध कराते हैं, और वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत ठंडा पानी आप उपलब्ध कराते हैं, एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी, एकदम ठंडा, आरओ का निकला हुआ। तो ये जो रेलवे स्टेशन पर जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग कैंटीन है, केबिन है, तो आखिरकार वहाँ तो पानी की बिक्री बिल्कुल ठप पड़ गई होगी। अब ये तो फर्क तो पड़ा है, फर्क पड़ा ही होगा, फर्क पड़ा ही है, क्योंकि गरीब आदमी पानी खरीद नहीं सकता है। ये हमारी भावना है, और ये उसको पिलाने के लिए पानी ले खड़े हैं। और ये पूरे वर्ष चलता है या कुछ महीने पर जारी करता है? वैसे तो एक प्लेटफॉर्म पर तो पूरे वर्ष चलता है। बाकी ये गर्मी के दिनों में हम ये बच्चे लोग लेकर के हम खड़े रहते हैं और रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म 2 और 3 है, 2 और 3 है, ये 2-3 पे खड़े हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो खास तौर पे सीजन का टाइम रहता है तो वो क्या अप्रैल से चालू रहता है? गर्मी में हाँ, यानी कि होली के बाद नए साल से शुरू हो जाता है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और पूरे यानी कि 31 मई तक हम जल सेवा देते हैं, यानी बरसात आने तक हम सेवा देते हैं। तो आपकी सेवा चलती थी 15 जुलाई तक भी अगर बरसात आएगी तो बरसात तक हम सेवा देंगे। और हम देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग ट्रॉलियाँ भी पड़ी हुई है, तो इन ट्रॉलियों का उपयोग क्या वहाँ यात्रियों के वहाँ तक ले जाने के लिए किया जाता है, या और भी इसका उपयोग आप ट्रॉली का प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए और डिब्बे तक पहुँचाने के लिए भी, डिब्बे तक पहुँचाने के लिए किया जाता है? डिब्बे तक पानी पहुँचाने के लिए कोई बेसहारा व्यक्ति हो उसको पानी पिलाने के लिए हम डिब्बे तक पहुँच जाते हैं। अब भीषण गर्मी और तेज धूप का एक दूसरा रूप। चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित प्राचीन कालिका माता मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में प्रसाद बेचने वाले दुकानदार हैं। गत कई वर्षों से ये अपनी दुकान सड़क के दोनों ओर किनारे पर लगाते आए हैं, लेकिन गत दिनों चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन जिला कलेक्टर आलोक रंजन को न जाने क्या सूझी, नगर परिषद को फरमान जारी कर दिया कि इन प्रसाद वालों की दुकानों को हटा दिया जाए। यहां तक कि यह भी कह दिया कि ये जो दुकानदार हैं किसी भी स्थान पर दुर्ग पर प्रसाद नहीं बेच सकेंगे। यह बात अलग है कि दुर्ग पर बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों ने होटलें बना ली, नियमों को ताक पे रखकर रेस्टोरेंट बना लिए, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी है, पुरातत्व विभाग को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है, लेकिन बड़े नेताओं का और बड़े लोगों का संरक्षण होने की वजह से उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। और जब इनको हटा दिया, काफी दिन तक ये गुहार लगाते रहे, और अब जैसे तैसे तत्कालीन जिला कलेक्टर के जाने के बाद इनको अपनी दुकान लगाने की अनुमति तो मिली है सड़क किनारे जो दीवार बनी है उसके दूसरे छोर पर, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस तेज धूप में और गर्मी में भी छाया की दृष्टि से आप तिरपाल नहीं लगा सकते हैं, केवल एक छाते से ही आपको काम चलाना होगा। यह आखिरकार कहां तक न्याय संगत है कि इन लोगों के साथ ही इस तरह का व्यवहार क्यों? कुछ जिला कलेक्टर ऐसे होते हैं जिनके द्वारा किए जाने वाले नवाचार उनके जाने के बाद भी लोगों को कई दिनों तक याद होते हैं, एवं कई जिला कलेक्टर ऐसे होते हैं अपने कार्य, मिलनसार व्यवहार, मधुर व्यवहार की ऐसी अमिट छाप छोड़ देते हैं जिनके जाने के बाद भी लोग ऐसे जिला कलेक्टर को कई दिनों तक नहीं भूल पाते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन जिला कलेक्टर आलोक रंजन को न जाने क्या सूझी, उन्होंने अपने स्थानांतरण से कुछ दिनों पहले ही चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित कालिका माता मंदिर के आसपास कई वर्षों से प्रसाद की दुकान बेचने वाले दुकानदारों को न केवल बेदखल कर दिया बल्कि पुरातत्व विभाग को यह आदेश दिया प्रसाद बेचने वाले दुकानदार सड़क किनारे ही नहीं बल्कि आसपास भी कहीं नहीं बैठ सके। दुकानदारों ने कलेक्ट्रेट में कई चक्कर लगाए, तत्कालीन जिला कलेक्टर से भी गुहार की कि उन्हें तो बस एक छोटी सी जगह चाहिए और वह प्रसाद बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन गत कई समय से कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। और उनके स्थानांतरण के बाद जैसे तैसे प्रसाद बेचने वाले दुकानदार अपना स्थान यहाँ बना तो चुके हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी दूर इस जाली के समीप बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है
और यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस भीषण गर्मी में भी वह छाया की दृष्टि से किसी तरह का कोई तिरपाल भी नहीं लगा सकते हैं, बस उन्हें केवल एक छतरी लगाने की अनुमति होगी। लेकिन दुकानदारों के अनुसार कई बार हवा के कारण यह तेज छतरी फट जाती है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और वह केवल मांग यह कर रहे हैं कि इस भीषण गर्मी और तेज धूप में उन्हें छाया के लिए निर्देश दिए जाएं। कई परेशान हो रहे हैं बहुत कल रहे। तो ये आपने छतरी तो यहाँ लगाई है सब? ये छतरी तो लगा दी था, छतरी में गई हो 2 जना आ जाए तो बैठा नहीं कटे यात्री ताड़के बढ़ रही है। तो प्रसाद लेने लोग अंदर आते ही नहीं आते हैं? प्रसाद लेते हैं अंदर लोग आते हैं, पर भानु देना पड़ता है। अच्छा। दिल्ली से। और पहले जो व्यवस्था थी वो ठीक थी? हाँ, बहुत पहली व्यवस्था ठीक थी। पहले व्यवस्था ठीक थी। हाँ। तो किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको? धूप पड़ती है, छाव में वो दुकान करने नहीं देते, छतरी लगाते हैं, छतरी हवा में दुकान टूट जाती है। ये बांधते हैं, इसको भी बांधने नहीं देते हमको कि ये नहीं बांधना है। अच्छा, ये जो आपने लगा रखा है छाया के लिए, ये भी लगाने ये भी मना करो। अब यात्री लोग कहाँ बैठेंगे? यात्री परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे बैठे, धूप कितनी पड़ रही है अभी। तो अब कौन रोक रहा है आपको? उसके लिए कौन इनकार कर रहा है? अधिकारी, लोकल अधिकारी यहाँ पे झाड़ रहते हैं, हमको रोड मना करते हैं, नहीं लगाने। पुरातत्व विभाग मना कर रहा है। तो आपने पूछा नहीं कि क्या दिक्कत है? क्योंकि आप जब बोल लगे हमारी गवर्नमेंट की जमीन, हम कुछ भी नहीं करने देंगे यहाँ। आप चाहो तो घर पे जा सकते हो। तो अभी एक तो आपको छाया की दिक्कत आ रही है, और जो भक्तजन आते हैं प्रसाद के लिए आते हैं, तो क्या वो वैसी स्थिति चल रही है? उससे कुछ फर्क पड़ा है? तो फर्क पड़ा ना, फर्क पड़ा है। यात्री परेशान हो रहे हैं, पहले बाहर तक अच्छी तरह की होती थी, अंदर कस्टमर कम आ रहे हैं। तो चलो हमें एडजस्ट कर लेंगे उसको, लेकिन तो छाव वाव की व्यवस्था हो जाए उधर, तो उसकी मेहरबानी हो जाएगी। मतलब बड़ी यहीं रखे, लेकिन छाया की व्यवस्था हो जाए। व्यवस्था हो जाएगा। लेके हर बार 2000 रुपये छतरी आती है एक बार में। 2000 रुपये छतरी आती है, हवा चलती है टूट जाती है। अब कमा के इसमें लगाएंगे और ठीक कराने 400-500 रुपये एक बार छतरी का लगता है। दिन में 3 बार छतरी टूटती है। हमारी आधी कमेटी सब इसमें जा रही है। पहले बेरोजगार थे, पहले हो गए हम तो। 15 दिन दुकानें बंद रही है हमारे, सब जगह उठा दी, अंदर डाल दिया, सब काम चौपट तो हो गया हमारा धंधा। थोड़ी बहुत रोटी मिल रही है, इसमें भी हमको परेशान कर रहे हैं सब जने। बाकी सब जगह छाई हो रही है, पचमनी मेल हो रही है, विशेषतम हो रही है, सब जगह हो रही है। लेकिन ये केवल माता जी के अंदर ही हमको मना करके रखा उनको, भाई माता जी में ये तरपाल नहीं बांधने देंगे हम। बाकी सब जगह छाई हो रही है और सब जने रोजगार करे, सब कोई बेरोजगार सब रोजगार करता है। कितने होंगे यहाँ पे प्रसाद बेचने वाले? हम टोटल यहाँ पर 25 दुकानें हैं टोटल हमारी। 25 दुकानें हो। विलोनो चाय नाश्ते सब करके प्रसाद करके 25 दुकानें। आधे तो घर चले गए, 10 दुकानें हैं। अब सब अच्छा, चले भी गए यहाँ से? दुकानें रही, बाकी सब घर पे चले गए। अब क्योंकि रोजगार रही नहीं, तो वो लास्ट में धंधा जाते नहीं, किसी का ग्राहक जाते ही नहीं लास्ट में। तो धंधा सब पिट गया सबका। और तो दिन भर आता है 100-200 कमा के चला जाता है, 100-200 तो उसका काम चलता ही नहीं है। इसीलिए थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा छाव वाव की व्यवस्था करने के लिए थोड़ा। परशुराम जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में 19 अप्रैल रविवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर शनिवार को दिन भर तैयारियां जोर शोर से जारी रही। चित्तौड़गढ़ नगर के कुंभा नगर क्षेत्र में नगर परिषद भवन के समीप स्थित परशुराम सर्किल पर रविवार प्रातः विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसको लेकर यहाँ विशेष सजावट की गई है। और 19 अप्रैल रविवार को ही आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, यह वह दिन है जबकि शादी के लिए मुहूर्त देखने के लिए, ढूंढने के लिए, पता करने के लिए पंडितों के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, जिसे अबुझ मुहूर्त कहा जाता है। एवं चित्तौड़गढ़ बड़ी संख्या में आका तीज पर कई वैवाहिक आयोजन होने जा रहे हैं। हालांकि इस आयोजन के दौरान लोगों को कई तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ी, खासतौर पर सिलेंडर की कमी, मेन्यू में कटौती हो गई, मेहमानों में कटौती हो गई, और इस कारण कई लोगों को रविवार के जो शादी के जो न्योते हैं उसके कार्ड भी नहीं मिल पाए होंगे। लेकिन आका तीज को लेकर शनिवार को चित्तौड़गढ़ के बाजार में काफी अधिक भीड़ देखने को मिली। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को बनाया जाने वाला अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहते हैं, 19 अप्रैल रविवार को श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया जाएगा। उत्तर भारत में इसे आखा तीज के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन
3:30 अत्यंत शुभ मुहूर्त में शामिल है। इसलिए पूरे दिन बिना पंचांग देखे भी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। पौराणिक मान्यता की यदि बात करें तो इसी दिन सत्य युग का अंत और त्रेता युग का आरंभ हुआ था, जिससे यह तिथि विशेष संधिकाल मानी जाती है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में रविवार को बड़ी संख्या में होने वाले वैवाहिक आयोजन को लेकर शनिवार दिन भर विभिन्न मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल आदि में तैयारियां जोर शोर से की जाती रही। हालांकि इन तैयारियों में कुछ फीकापन भी देखा गया, जिसका कारण यह बताया गया कि जो टेंट विशेष तौर पर लगाए जाते हैं उसमें बंगाली के जो लोग होते हैं बंगाली, वह इसमें काफ़ी अधिक दक्षतापूर्ण हासिल किए हुए हैं। लेकिन इन दिनों पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के कारण चित्तौड़गढ़ में काम करने वाले बंगाली इन दिनों पश्चिम बंगाल गए हुए हैं, जिसके कारण टेंट के लिए भी लोगों को काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ी। एवं आखादी के दिन कहा जाता है कि शुभ कार्यों का फल अक्षर यानी कभी न समाप्त होने वाला होता है। विवाह, गृह प्रवेश, नई खरीदारी, वस्त्र आभूषण धारण और नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह दिन अत्यंत माना गया है। बाजार सज गए थे और 5-6 दिन पहले ही इसको लेकर ग्राहकी शुरू हो चुकी थी। आज स्थिति यह है कि बाजार में बस केवल दूल्हा और दुल्हन की आवश्यकता पड़ती है, बाकी हर सामान उपलब्ध है, रेडीमेड है। चाहे हल्दी की रस्म हो, चाहे अन्य रस्म हो, सभी तरह की सामान आपको मिल जाएगी। बाजार में लगी दुकानों पर बिकने वाले शादी के विभिन्न स्टिकर, जिसमें शादी वाला घर, दुल्हन का घर, मेहंदी, महिला संगीत, हल्दी की रस्म सहित अन्य के आकर्षक स्टिकर शादी वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनकी शनिवार को दिन भर लोग खरीदारी करते हुए देखे गए। यही नहीं, चित्तौड़गढ़ के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग भी इस तरह के स्टिकर की खरीदारी करते हुए देखे गए। और अक्षय तृतीया के बारे में धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान और हवन कभी सही नहीं होता। इसी कारण इस दिन अन्न, जल से भरा कलश, छाता, पंखा, जूते, चप्पल आदि का दान विशेष फलदायी माना गया है। एवं इस कारण शनिवार को चित्तौड़गढ़ में मटकों की बिक्री भी जोर शोर से रही। एवं यह भी कहा गया है कि दान हमेशा संपन्न लोगों को नहीं करना चाहिए, ताकि जो दान के जो वाकई में पात्र लोग हैं उसको ही करने से इसका लाभ मिल सकता है। अक्षय तृतीया पर्व को लेकर चित्तौड़गढ़ में सवेरे से ही बाजार में काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। न केवल शहरी लोग बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग भी खरीदारी करते हुए देखे गए। अबुझ सावे पर कई जोड़ों के परिणय सूत्र में बंधने की उम्मीद है। कपड़ों से लेकर आभूषण तक की जमकर खरीदारी करते हुए लोग देखे गए। विशेष रूप से दूल्हे के लिए शेरवानी, रंग बिरंगे जोधपुरी साफे, मोजड़ी और कटार की मांग देखी गई। दुल्हन पक्ष की ओर से बनारसी, सिल्क और डिजाइनर साड़ियों के साथ साथ शादी के भारी लहंगों की बुकिंग और खरीदारी करते हुए भी लोग देखे गए। शहरी क्षेत्र में स्थित VIP बैंगल्स के प्रोपराइटर सत्यनारायण अग्रवाल के अनुसार आखा तीज को लेकर गत 3 दिनों से काफ़ी अधिक भीड़ बाजार में उमड़ रही है। वह बताते हैं कि आजकल शादियों में अलग अलग कार्यक्रम के अनुसार श्रृंगार एवं मैचिंग भी उसी अनुसार किया जाने लगा है, जिसकी वजह से महिलाओं द्वारा अलग अलग श्रृंगार से संबंधित सामान की खरीदारी की गई। शादी की पारंपरिक रस्मों के लिए जरूरी सामान जैसे विनायक स्थापना के लिए पन्ने, कंगन, मौली, कलश, हल्दी कुमकुम की बिक्री के लिए भी काफ़ी अधिक बाजार में भीड़ देखी गई। दूल्हे के लिए नोटों की माला और पुरानी शैली की कटर, जिसमें पर्स वाली कटर, डोरे में सादे डोरे, कोड़ी वाले डोरे सहित अन्य की भी काफ़ी अधिक मांग बनी रही। एवं इस कारण साय होते ही बाजार में भीड़ काफ़ी अधिक बढ़ने लगी, क्योंकि दिन के समय काफ़ी तेज धूप होने के कारण कई लोग
शाम के समय खरीदारी करने के लिए पहुंचे। इस कारण विभिन्न बाजार में काफी अधिक चहल पहल देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ में भारतीय मजदूर संघ की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला के दौरान भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में श्रमिकों के लिए जो नए एक्ट लाए गए हैं उसमें कुछ एक्ट को लेकर भारतीय मजदूर संगठन समेत अन्य कुछ जो यूनियन है वह सहमत नहीं है। सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, सुधार की मांग की गई है और यदि सुधार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ की प्रांतीय नेतृत्व विकास कार्यशाला का 3 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित जैन धर्मशाला में शनिवार को कई निर्णय लिए गए। संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी ने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते बताया कि कार्यशाला में नए एक्ट के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। इन नए एक्ट में कुछ श्रमिकों के हित में है तो कुछ श्रमिकों के हित में नहीं होने एवं यह श्रमिक विरोधी होने पर सरकार का ध्यान एक बार पुनः आकर्षित करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में भी इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि न्यूनतम वेतन को लेकर भी कुछ विसंगति है। ओवर टाइम को लेकर जो निर्णय लिया गया वह उन्होंने श्रमिकों के हित में होना बताया। कार्यशाला में अलग अलग सत्रों में इस पर चिंतन किया गया। अंतिम दिन रविवार को विभिन्न प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान में भारतीय मजदूर संगठन की यूनियन नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में मजबूती के साथ यह संगठन यहां देखने को मिलेगा। जो कार्यकर्ताओं में है लीडरशिप डेवलपमेंट करने का, ये हमारी 3 और 4 जनवरी 2026 को भरतपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हमें जो प्रांत है संघ दृष्टि से 3 प्रांत है, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और चित्तौड़ प्रांत। तो 3 प्रांतों के जो पूरे राजस्थान के जो भागों में बटा हुआ है उनके तीनों प्रांतों के अलग अलग नेतृत्व कार्यशाला हमें आयोजित करनी है। इस कार्यशाला में हमें ट्रेड यूनियन जो नए एक्ट लागू हुए हैं उनको कार्यकर्ताओं को बताना, ताकि अभी जो नए कोड लागू हुए हैं, जो पहले 44 श्रम कानून थे उनको जो अलग अलग तोड़ के 4 लेबर कोड बनाए गए। तो 4 लेबर कोडों में जो श्रमिकों के पक्ष में क्या क्या है और जो कई चीज़ें ऐसी है जो श्रमिक के हित में नहीं है। तो 21 नवंबर 2025 को जब ये 4 कोड लागू हुए हैं, उससे 2 दिन पहले भारतीय मजदूर संघ का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय श्रम मंत्री से मिला है, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने ये बताया कि कुछ इसमें प्रावधान है जो श्रमिकों के विरोध में है, उनको ठीक करना है। तो उन्होंने आश्वस्त किया भारतीय मजदूर संघ कि आपकी जो भी ग्रीवेंस है, जो ये इसमें श्रमिक लेबर कोड 4 लेबर कोड में जो कमियां हैं जो श्रमिक के हित में नहीं है, उनको हम आने वाले समय में धीरे धीरे संसद में, क्योंकि ये एक्ट संसद से पास हुआ है तो इसमें जो भी अमेंडमेंट है वो संसद में ही होना है, तो हम उसको करेंगे। अब इस श्रम कानूनों को लेकर बाकी जितने भी श्रम संगठन है भारतीय मजदूर संघ के अलावा 1-2 संगठन और है जो इनके पक्ष में है, बाकी उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से इन श्रम कानूनों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और विरोध भी ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसा कि न्यूनतम वेतन है जो है अभी इस एक्ट में लागू हुआ है, जो पहले केंद्र सरकार में अलग होता था, राज्य सरकार अपने हिसाब से अलग अलग न्यूनतम वेतन तय करती है। ये नए एक वेतन संहिता 2020-19 पारित होने के बाद में उसमें ये प्रावधान है कि न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार जो भी तय करेगी उससे कम राज्य सरकार तय नहीं कर सकती। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित धनेत कला में मोक्ष धाम में कई वर्ष पुराने
पेड़ काट देने से ग्रामीणों में काफ़ी अधिक आक्रोश व्याप्त है एवं ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जांच करवाए जाने के साथ ही ऐसे पुराने वृक्षों की कटाई करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की मांग पर बजट घोषणा में भदेसर बाईपास रोड स्वीकृत किया गया था। इस बाईपास रोड निर्माण के लिए 6 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। विधायक आक्या ने भदेसर में चित्तौड़ मार्ग स्थित उपखंड कार्यालय से निम्बाड़ा मार्ग स्थित तहसील कार्यालय तक निकलने वाले बाईपास रोड निर्माण कार्य का जायजा लेने के साथ ही संबंधित ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया एवं इसी तरह मई माह में भी 31 मई को पीपल पूर्णिमा जैसे अबुझ मुहूर्त के लिए भी इस तरह का पोस्टर विमोचन करते हुए लोगों से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए कहा गया। राजस्थान विधानसभा जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य विधायकों की उपस्थिति में 17 देशों से आए 43 प्रतिनिधियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी शनिवार को सहभागिता की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर राज्य की समृद्ध विधायी परंपराओं, प्रभावी संसदीय कार्य प्रणाली एवं सुदृढ़ लोकतांत्रिक मूल्यों पर संवाद किया गया, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। और चलते चलते आपको बताते हैं कि आज की जो शिक्षण व्यवस्था हो गई है, खासतौर पर निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना किसी आम आदमी के लिए एक टेढ़ी खीर हो गई है। लेकिन गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ले। आजकल स्कूलों की फीस इतनी महंगी हो गई है, इसकी भैंस की आंख, कि एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। हमारे जमाने में तो डायरेक्ट एडमिशन होता था बच्चे का कक्षा 1 में, लेकिन आजकल इतने चोचले हो गए इन स्कूल वालों के एनसी, पीएनसी, एलकेजी, यूकेजी, एलपीजी, सीएनजी, पता नहीं कौन कौन सी जी में एडमिशन करा रहे हैं। जब तक बच्चा कक्षा 1 तक पहुंचता है, ये स्कूल वाले बच्चे के माँ बाप से एक बैंगनार की कीमत की फीस वसूल कर ले रहे हैं। हमने भी भाई साहब सन 2023 में अपने चिंटू का एडमिशन करा दिया था, तो सन 2023 70,000 रुपए में पड़ा था हमें, और चिंटू सीख के आया छोटे आ से अनार और बड़े आ से आम। ये भाई साहब 35,000 रुपए में हमें अनार और 35,000 रुपए में हमें आम पड़ा था, इसकी भैंस की आंख। एक्चुअली ये स्कूल वाले ना चिंटू को भाप गए थे और हमारा छोटे उसे उल्लू बना के 70,000 रुपए का टोपा पहना दिया, इसकी भैंस की आंख इन लोगों ने। अब तो ये सोच लिया है मैंने कि 1 साल के बाद चिंटू का डायरेक्ट एडमिशन कराऊंगा कक्षा 1 में, कोई एनसीपीएनसी नहीं, इसकी भैंस की आंख। स्कूलों की इतनी फीस बढ़ गई है कि दूसरे चिंटू के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। जितनी भी सैलरी आती है मेरी, सारी की सारी सैलरी इन स्कूल वालों के पास चली जाती है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि क्यों ना कंपनी में बोल के अपने सैलरी अकाउंट में इन स्कूल वालों का अकाउंट अपडेट करवा देता हूँ, जिससे डायरेक्ट पैसा इनके अकाउंट में चले।